हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू पीएससी फॉर सीबीएसई। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है क्लास 12th का पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर नंबर 3। और चैप्टर नंबर 3 का जो टाइटल है हमारा वो है द अल्टरनेटिव सेंटर्स ऑफ पावर, यानी सत्ता के वैकल्पिक केंद्र। और सत्ता के वैकल्पिक केंद्र के अंतर्गत आज हम अपना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करेंगे जिसका नाम है चीन। चीन का आर्थिक शक्ति के रूप में उदय होना, इसके विषय में आज हम अपने इस लेक्चर के अंदर चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे, इस पूरे टॉपिक को कवर करने की कोशिश करेंगे। तो आइए बिना किसी देरी के हम सबसे पहले यहाँ से हम शुरुआत करते हैं संभावना। यहाँ पर आपकी एक हेडिंग लिखी हुई है संभावनाएं। संभावनाएं किस बात की है? देखिए, इससे पहले भी मैंने आपको ये सत्ता का जो वैकल्पिक केंद्र है इसके दो और टॉपिक मैंने आपको कराए थे, जिसमें से एक का नाम था आसियान और दूसरा था हमारा यूरोपीय संघ। ठीक है, तो आप हमारे इस चैनल में जो हमारे प्रीवियस लेक्चर है उसमें जाकर आप उसको प्लेलिस्ट में जाकर सर्च करिए और वहां से उन दो टॉपिक को भी आप कवर कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट है हमारा चीन का आर्थिक शक्ति के रूप में उदय। चीन के बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट यहाँ संभावना में लिखा हुआ है आसियान तथा यूरोपीय संघ। ये दोनों भी क्या है? ये दोनों भी तो सत्ता के वैकल्पिक केंद्र हैं जो अमेरिका को आगे जाकर क्या देंगे? चैलेंज देंगे, अमेरिका को चुनौती प्रस्तुत करेंगे। आसियान और यूरोपीय संघ। और आसियान और यूरोपीय संघ के बाद में यदि सत्ता का कोई पूरे विश्व के अंदर कोई एक उभरता हुआ केंद्र है तो वो केंद्र किसको माना जाता है? वो माना जाता है चीन को। आसियान और यूरोपीय संघ के बाद सत्ता का तीसरा बड़ा वैकल्पिक केंद्र चीन को माना जाता है। आगे भविष्य में आप देखेंगे कि अमेरिका जो एकमात्र विश्व की महाशक्ति होने पर अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता है, कहीं ना कहीं चीन धीरे धीरे कर उसका स्थान ले लेगा। आसियान और यूरोपीय संघ के बाद में तीसरा नंबर चीन का है। चीन एक सत्ता के महत्वपूर्ण विकल्प के रूप में, एक महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में उभरकर सामने आ रहा है। सेकंड पॉइंट लिखा है कि देखिए, जो हमारे विश्व के बड़े बड़े जो विशेषज्ञ हैं, जो अर्थव्यवस्था के विषय में जानकारी रखते हैं, उनका ये मानना है कि जितनी तेजी से चीन ने अपनी अर्थव्यवस्था का विकास किया है, जितनी तेजी से चीन आर्थिक क्षेत्र के अंदर अपनी उपलब्धियां दर्ज कराता जा रहा है, तो 2040 तक विश्व की सबसे बड़ी आर्थिक महाशक्ति या विश्व का सबसे बड़ा आर्थिक केंद्र बन जाएगा चीन। 2040 तक इसकी भविष्यवाणी की गई है। 2040 तक संभावनाएं हैं कि जिस तरीके से चीन अपना आर्थिक विकास कर रहा है, चीन आर्थिक प्रगति कर रहा है, ये 2040 तक अमेरिका को भी पीछे करके, अमेरिका को पछाड़ के विश्व की एक आर्थिक महाशक्ति का दर्जा चीन प्राप्त कर लेगा। इसके अतिरिक्त चीन के पक्ष में जो और जी इम्पॉर्टेंट बातें हैं जो चीन के पक्ष में जाती हैं, जो सकारात्मक पॉइंट हैं चीन को लेकर, वो ये है कि देखिए, दुनिया के जो आप देखोगे कि 7 बड़े जो देश हैं क्षेत्रफल के अंदर, उसमें चीन का स्थान भी आता है। चीन दुनिया का चौथा सबसे बड़ा राष्ट्र माना जाता है, विशाल भूभाग है इसके पास में। जबकि भारत के बारे में कहा जाता है कि भारत दुनिया के सभी राष्ट्रों के अंदर क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां स्थान है भारत का, जबकि चीन का चौथा स्थान है। तो चीन के पक्ष में जो सकारात्मक बात है वो ये है कि ये एक विशाल भूभाग वाला भी एक देश है और दुनिया का सबसे बड़ा आबादी वाला देश आप सभी को पता है कि चीन है। चीन विश्व में सबसे अधिक आबादी जनसंख्या वाला क्षेत्र भी माना जाता है और इसका अपने आसपास के जो देश हैं उनके ऊपर भी प्रभाव नजर आता है। इसका एक क्षेत्रीय प्रभाव भी है जो अपने आसपास के देशों पर और अन्य क्षेत्रों पर भी दिखाई देता है। तो चीन के पक्ष में ये कुछ सकारात्मक बातें हैं, ये संभावनाएं हैं चीन को लेकर, ये संभावनाएं व्यक्त की गई हैं। पहला कि सत्ता का एक वैकल्पिक केंद्र के रूप में इसको माना जाता है। आसियान यूरोपीय संघ के बाद में 2040 तक विश्व का सबसे बड़ा आर्थिक केंद्र बनेगा और बड़ा क्षेत्रफल भी है, बड़ी आबादी भी है और आसपास के क्षेत्रों पर प्रभाव भी है। अब हम बात कर लेते हैं चीन की स्वतंत्रता की। जो चीन है ये भी एक समय में उपनिवेश रहा, यानी गुलाम रहा। और उसके बाद आप देखोगे कि 1949 यानी कि 1949 ये वह वर्ष था जब चीन को आज़ादी मिली। और चीन को आज़ादी मिली थी, चीन के अंदर एक क्रांति हुई थी 1949 में, जिसको बोला जाता था चीन की साम्यवादी क्रांति। और ये चीन की जो साम्यवादी क्रांति थी, यह वहाँ के एक प्रमुख नेता थे, एक प्रसिद्ध नेता थे जिनके नेतृत्व में ये क्रांति हुई थी। और उनका नाम क्या था? उनका नाम था माओ। माओ के नेतृत्व में ये क्रांति हुई थी और ये क्रांति इतनी सफल रही कि इस क्रांति के बाद, इस क्रांति के तत्पश्चात 1949 में चीन को न केवल आज़ादी मिली
बल्कि चीन को आज़ादी मिलने के बाद चीन में एक नई प्रकार की शासन प्रणाली की भी शुरुआत हुई। और वह शासन प्रणाली क्या कहलाती थी? वह शासन प्रणाली कहलाती थी साम्यवादी प्रणाली। तो चीन की स्वतंत्रता के विषय में कुछ बेसिक बातें मैंने आपको बताई हैं, उम्मीद है कि आपको समझ में आ रही होंगी। ठीक है, अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट कर सकते हैं, बाद में भी हम कोशिश करेंगे रिप्लाई करके कि आपकी जो भी स्पेशल कोई समस्या है या कोई टॉपिक से रिलेटेड कोई बात है, सिलेबस से रिलेटेड कोई आपका डाउट है, समझ में नहीं आ रहा है, तो हम पूरी तरीके से अपनी कोशिश करेंगे कि हम उसका सॉल्यूशन आपको जल्दी से जल्दी दें, उसका रिप्लाई दें। ठीक है, तो 1949 में साम्यवादी क्रांति हुई, माओ के नेतृत्व में हुई। देन उसके बाद में चीन आज़ाद हो गया, साम्यवादी प्रणाली की वहां शुरुआत हुई। लेकिन जब चीन आज़ाद हुआ तो उसके बाद क्या हुआ? क्योंकि चीन देखिए ऐसे समय में आज़ाद हुआ था जब पूरी दुनिया में एक शीत युद्ध यानी कि कोल्ड वॉर चल रहा था। और ऐसे समय में जब चीन को आज़ादी मिली तो अमेरिका जो कि साम्यवादी देश था, उसने चीन की एक साम्यवादी सरकार को मान्यता नहीं दी। और क्यों दे अमेरिका मान्यता? क्यों दे? क्योंकि अमेरिका एक विश्व का सबसे बड़ा पूंजीवाद का पक्षधर, उसका समर्थक, और चीन ने आज़ादी के बाद में किसको अपना लिया? साम्यवादी प्रणाली। तो एक पूंजीवादी देश से आप क्या उम्मीद करेंगे? क्या उससे अपेक्षा करेंगे? क्या उससे आप आशा रखते हैं कि क्या वो एक साम्यवादी देश को मान्यता देगा? कभी भी नहीं देगा। और यही अमेरिका ने किया। अमेरिका का स्टंट क्या था? उसको लेकर अमेरिका ने चीन की साम्यवादी सरकार को अपनी मान्यता नहीं दी। लेकिन भारत तो उसका पड़ोसी देश था। भारत ने अपने पड़ोसी होने का दायित्व, अपनी जिम्मेदारी, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाया और भारत ने इस चीन की साम्यवादी सरकार को अपनी मान्यता प्रदान कर दी। और भारत के द्वारा जब चीन की साम्यवादी सरकार को अपनी मान्यता दी गई और संबंधों का नया दौर शुरू हुआ, भारत और चीन संबंधों का, तो अमेरिका को यह बात अच्छी नहीं लगी और अमेरिका ने भारत को जो आर्थिक सहायता अमेरिका के द्वारा मुहैया कराई जाती थी, जो आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जाती थी, वह सहायता देना बंद कर दिया। और भारत और अमेरिका के संबंधों में कहीं ना कहीं एक कटुता और एक कड़वाहट दिखाई देने लगी। तो ये चीन को लेकर भारत की जो नीति थी उसके कारण ये सब हुआ कि अमेरिका ने मान्यता नहीं दी, जबकि भारत ने पड़ोसी होने का धर्म निभाते हुए चीन के साथ में अपने संबंधों की नई शुरुआत की, उसकी सरकार के साथ में अपने संबंधों को मजबूती दी। वहीं आप देख रहे हैं चीन का क्या रुख था जब चीन आज़ाद हुआ? तो चीन का रुख ये था कि चीन ने पूंजीवादी देशों के साथ में अपने संबंधों को तोड़ दिया और चीन ने एक नीति अपनाई जिसको कहा जाता है एकांतवास की नीति। एकांतवास का मतलब क्या है? एकांतवास का मतलब है अकेले रहना। एकांत मीन्स अकेले, वास का मतलब रहना, यानी अकेले रहने की नीति चीन के द्वारा अपनाई गई। चीन ने विशेषकर पूंजीवादी देशों के साथ में आज़ादी मिलने के बाद में अपने संबंधों को समाप्त कर दिया। अब जब आपको पता है कि कोई भी देश जब अलगाव की नीति को अपनाता है या एकांतवास की नीति को अपनाता है या दूसरे देशों के साथ में अपने संबंध तोड़ लेता है, उनसे अपने आप को अलग कर लेता है, तो अब दुनिया के जो अन्य देश हैं वो उसके साथ में व्यापार कैसे कर पाएंगे? और क्यों करें वो उसके साथ में व्यापार? क्योंकि उसने उनके साथ में संबंधों को ही तोड़ रखा है। तो ऐसी स्थिति में व्यापार भी प्रभावित होगा, आयात भी प्रभावित होगा, निर्यात भी प्रभावित होगा। और ये चीन के साथ में हुआ भी। देखिए, जब चीन ने पूंजीवादी देशों के साथ विशेषकर अपने संबंधों को समाप्त कर दिया तो अपना आर्थिक और औद्योगिक विकास करने के लिए अब चीन को केवल अपने रिसोर्स और अपने संसाधनों पर ही क्या रहना पड़ा? निर्भर रहना पड़ा। यहां पर आप देखोगे कि चीन ने क्या किया? चीन ने अपने बल पर, क्योंकि दूसरे देशों की तो मदद मिलेगी नहीं, दूसरे देशों से तो ना तकनीकी सहायता मिलेगी ना कच्चा माल मिलेगा, है ना। तो चीन ने अपने बल पर विशाल औद्योगिक ढांचे का लक्ष्य रखा और अपने समस्त संसाधन उद्योगों में लगा दिए। समस्त का मतलब होता है अपने सभी संसाधन उन्होंने उद्योगों में लगा दिए। किसके द्वारा लगाए गए? चीन के द्वारा। क्यों लगाए गए? क्योंकि अब उसने पूंजीवादी देशों से विशेषकर अपने संबंध समाप्त कर दिए, एकांत की नीति अपनाई, अलगाव की नीति अपनाई, और जिसका परिणाम ये निकला कि अपना विशाल औद्योगिक लक्ष्य पूरा करने के लिए उसे केवल अपने संसाधनों पर ही निर्भर रहना पड़ा और उसे
अपने संसाधनों को किस में लगा दिया, अपने संसाधनों को उद्योगों में लगा दिया। ठीक है, लेकिन इसके बावजूद भी आप देखोगे कि चीन बहुत अच्छी तरीके से अपना आर्थिक विकास कर रहा था। चीन बहुत शानदार तरीके से आर्थिक प्रगति कर रहा था और चीन का जो वार्षिक विकास दर वृद्धि थी वो भी 5 से 6% की उसकी आर्थिक विकास वृद्धि दर मापी गई थी, जो किसी भी विकासशील देश की आर्थिक वृद्धि दर को सराहनीय ही कहा जा सकता है कि जो 5 से 6% की वार्षिक वृद्धि दर के साथ में जो अल्पविकसित देश आगे बढ़ रहा हो, और वो भी ऐसी कंडीशन में तब कि उसने पूंजीवादी देशों से अपने संबंध समाप्त कर दिए हों, ऐसी आर्थिक प्रगति को सराहा जाना चाहिए। ठीक है, और ये सराहना के काबिल थी ये बात कि इतनी अच्छी तरीके से वो अपनी आर्थिक प्रगति कर रहा था। लेकिन इन सारी चीजों के बावजूद भी आप देखोगे कि चीन को आर्थिक सुधार करने के लिए मजबूर होना पड़ा। क्यों मजबूर होना पड़ा? क्योंकि चीन ने जितना ही विकास किया, चीन की जनसंख्या उतनी तेजी से ही बढ़ती चली गई। चीन जितना विकास करता, जनसंख्या और तेजी से बढ़ जाती, और जितना वो विकास करता, बढ़ती हुई जनसंख्या उस पर क्या फेर रही थी? उस पर पानी फेर रही थी। क्योंकि आपको पता है कि दुनिया का सबसे ज्यादा आबादी वाला देश कौन है? सबसे ज्यादा आबादी वाला देश दुनिया का चीन है, जो मैंने अभी आपको बताया भी था। तो बढ़ती हुई जनसंख्या ने चीन के विकास को प्रत्यक्ष रूप से, परोक्ष रूप से, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट क्या किया? प्रभावित किया। और प्रभावित होने की वजह से चीन को आर्थिक सुधार करने के लिए विवश होना पड़ा, मजबूर होना पड़ा। और अब यहां से आप आगे देखोगे कि चीन ने किस तरीके से स्टेप बाय स्टेप, यानी एक एक करके चीन में सुधारों का दौर शुरू हुआ। इन बिंदुओं की सहायता से मैं अभी आपको बताऊंगा कि चीन ने आखिर ऐसे कौन कौन से कदम उठाए कि जिससे चीन के आर्थिक सुधारों को बल मिला और चीन ने इतना विकास कर लिया कि 2040 तक कहा जा रहा है कि दुनिया की सबसे बड़ी आर्थिक महाशक्ति चीन बन जाएगा, अमेरिका को पछाड़कर। तो पहला पॉइंट देखिए, चीन ने क्या किया? चीन ने 1972 में एकांतवास की नीति को त्याग दिया। अकेले रहने की नीति जो उसने अपनाई थी उसको उसने छोड़ दिया, और अमेरिका यानी पूंजीवादी अमेरिका के साथ में उसने अपने संबंध स्थापित किए, यानी ऐसे देश के साथ अपने संबंध स्थापित किए जिस देश ने स्वतंत्रता के बाद में उसको मान्यता भी देने से इनकार कर दिया था। और जब भारत ने उसके साथ में संबंधों को जोड़ा था तो उसने भारत के साथ में भी अपने संबंधों को खत्म कर दिया था, एक तरीके से आर्थिक सहायता देनी बंद कर दी थी। आज उसी अमेरिका के साथ में चीन ने अपने संबंधों को आगे बढ़ाया, एकांतवास की नीति को छोड़ दिया। उसके बाद 1973 का जब अगला वर्ष आया तो चीन ने 4 क्षेत्रों के अंदर, विशेषकर कृषि, सेना, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, इन क्षेत्रों के अंदर आधुनिक तरीकों को अपनाया और परंपरागत तरीकों को उसने छोड़ दिया, त्याग दिया। कौन से 4 क्षेत्र हैं? कृषि, सेना, विज्ञान और प्रौद्योगिकी। इनको याद रखना है। 1973 की बात है, उस समय चीन के प्रधानमंत्री हुआ करते थे चाउ एन लाई। चाउ एन लाई के द्वारा यह निर्णय किया गया था। थर्ड पॉइंट, 1978 यानी कि 1978 में चीन ने खुले द्वार की नीति अपनाई, यानी कि ओपन डोर पॉलिसी इसने अपनाई। और इस समय चीन के नेता थे देंग शियाओपेंग। इन्होंने खुले द्वार की नीति अपनाई, दुनिया भर के लिए अपने दरवाजों को खोल दिया और दुनिया के देशों को आमंत्रित किया। बहुत सारी बहुराष्ट्रीय कंपनियों को अपने देश में आमंत्रित किया स्थापित होने के लिए, निवेश करने के लिए। उसके बाद में 1982 में चीन ने कृषि का भी निजीकरण कर दिया। जो कृषि की भूमि थी, जो कृषि भूमि क्या हुआ करती थी, जो कृषि भूमि अभी तक सरकार के नियंत्रण में हुआ करती थी, उसका प्राइवेटलाइजेशन कर दिया गया, उसको निजी हाथों में सौंप दिया गया, उसका निजीकरण किया गया। और वर्ष आपको याद रखना है 1982। 1998 में चीन ने जिस तरीके से कृषि का पहले निजीकरण किया, अब 1998 में उसने उद्योगों का भी निजीकरण कर दिया। और चीन के अंदर 6 सेज बनाए गए। सेज, SEZ, इट मीन स्पेशल इकोनॉमिक जोन। स्पेशल इकोनॉमिक जोन इनको कहा जाता है सेज। और पूरे चीन के अंदर 6 सेज बनाए गए जहां पर विदेशी कंपनियों को बड़े पैमाने पर आमंत्रित किया गया। उनको कहा गया कि आप अपनी जो शाखाएं हैं, अपनी ब्रांच हैं, वो हमारे देश में आकर लगाइए और हमारे देश में
आप इन्वेस्टमेंट कीजिए। उसके बाद 2001 सन 2001 में WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का भी चीन सदस्य बन गया, जिससे चीन की जो अर्थव्यवस्था थी वो संपूर्ण विश्व की अर्थव्यवस्था के साथ में लिंक हो गई, जुड़ गई, और इसका लाभ भी चीन को मिला। इसके अलावा आप देखोगे 2004 के अंदर चीन ने आंशिक रूप से अपने यहां पर निजी संपत्ति को मान्यता दी, और 2007 में चीन की जो संसद है उसमें एक कानून बनाया गया कि सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा जो सरकार करती है, अब निजी संपत्ति की सुरक्षा का दायित्व भी सरकार का होगा। 2007 के अंदर चीन की पार्लियामेंट से ये कानून पास हुआ। इस तरीके से आप देख रहे हैं कि स्टेप बाय स्टेप चीन ने जो है आर्थिक प्रगति की, आर्थिक विकास किया, और इसी फैसलों के बल पर चीन ने इतना डेवलपमेंट प्राप्त कर लिया है कि 2040 तक वो दुनिया का एक महत्वपूर्ण आर्थिक केंद्र बनेगा। इसके अलावा हम बात कर लेते हैं चीन में आर्थिक सुधारों का लाभ क्या हुआ। चीन के आर्थिक सुधारों के लाभ के बारे में पढ़ते हैं कि इससे फायदा क्या हुआ ये सारे कदम उठाने से। तो पहला आप देखोगे कृषि उत्पादन और ग्रामीण आय में वृद्धि हुई। जो ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले लोग थे उनकी इनकम बढ़ गई, उनकी आय में वृद्धि हो गई, और कृषि उत्पादों में भी वृद्धि हुई। जो हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर था, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन था, वो बढ़ गया। इसके अलावा ग्रामीण उद्योगों में वृद्धि हुई, क्योंकि अभी तक शहरी उद्योग थे, ग्रामीण उद्योगों की संख्या बहुत कम थी, लेकिन अब ग्रामीण क्षेत्रों में भी उद्योग स्थापित होने लगे, उद्योगों की संख्या में वृद्धि हुई। इसके अलावा सेज की स्थापना की गई, स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाए गए, और विदेशी पूंजी निवेश में भी बढ़ोतरी हुई। दुनिया के बहुत सारे देशों की मल्टीनेशनल कंपनियां चीन के अंदर निवेश करने लगी, और चीन ने जब WTO का वो सदस्य बन गया तो चीन की वस्तुओं की मात्रा में और चीन की वस्तुओं की गुणवत्ता में, उसकी क्वालिटी के अंदर और उसकी क्वांटिटी के अंदर क्या हुई, वृद्धि हुई। और इसके अलावा निजी संपत्ति को जब से चीन ने अपने देश में मान्यता दी है, जब से चीन के आर्थिक विकास में बहुत ज्यादा सराहनीय रूप से, उल्लेखनीय रूप से वृद्धि या बढ़ोतरी पाई गई है। ये चीन के आर्थिक सुधारों के लाभ हैं। चीन के आर्थिक सुधार जो हुए हैं, न केवल उनके लाभ हैं बल्कि उसके कुछ नकारात्मक पहलू भी हैं। उन नकारात्मक पहलुओं पर भी हम एक बार चर्चा कर लेते हैं जल्दी से। पहला आप देख रहे हैं, आर्थिक विकास का लाभ समाज के सभी वर्गों तक नहीं पहुंचा है। अमीर और अमीर हुआ है, गरीब और गरीब हुआ है। समाज के चंद वर्गों तक ही, चंद मुट्ठी भर लोगों तक ही चीन के विकास का लाभ पहुंच पाया है, जो कि इसका एक नकारात्मक पहलू है इसके विकास का। इसके अतिरिक्त औद्योगिकीकरण के कारण मशीनें ज्यादा आ गई, तो मशीनें जब आ गई हैं तो अब लोग क्या हो गए, लोग बेरोजगार हो गए, क्योंकि जो काम पहले मनुष्य कर रहा था हाथों से, अब वो काम कौन कर रही है, मशीनें कर रही हैं, बेरोजगारी बढ़ी। महिलाओं की कार्य करने की स्थिति संतोषजनक नहीं है। जो ऑफिसेज में महिलाएं काम करती हैं वहां पर उन महिलाओं की स्थिति में सुधार देखने के लिए नहीं मिलता है। वहां पर ऑफिस के अंदर जो महिलाएं काम करती हैं वहां पर उनको असुरक्षित वातावरण दिया जाता है, वो संतोषजनक वातावरण में कार्य नहीं कर पा रही हैं। ग्रामीण आय और शहरी आय में वृद्धि, यानी अंतर में वृद्धि करेंगे इसको, अंतर में वृद्धि, यानी कि शहरों में रहने वाले आदमी की आय में इतनी वृद्धि हुई है कि ग्रामीण क्षेत्रों की आय में इतनी वृद्धि देखने के लिए नहीं मिली। यानी कि एक आदमी पूरे दिन में यदि गांव में 500 रुपए कमा रहा है तो शहर में वही आदमी जाकर कितने कमा रहा है, 1000 रुपया कमा रहा है। इससे आप एक अंदाजा लगा सकते हैं कि ग्रामीण आय में वृद्धि तो हुई, लेकिन किसकी तुलना में वो वृद्धि बहुत कम है, वो शहरी आय की तुलना में बहुत कम है। ग्रामीण और शहरी आय के बीच का जो अंतर है वो अंतर बहुत ज्यादा है। इसके अलावा जितने बड़े बड़े उद्योग लगेंगे तो आपको पता है कि पर्यावरण क्या होगा, प्रदूषित होगा। तो चीन के अंदर बहुत सारे शहरों में प्रदूषण का जो स्तर है वो बहुत ज्यादा है। और चीन के सामाजिक और प्रशासनिक जीवन में करप्शन यानी भ्रष्टाचार भी बहुत तेजी से ही बढ़ा है। तो ये आपको इसमें बताया गया है। अब हम बात करेंगे भारत और चीन के संबंधों की। तो आइए दोस्तों चर्चा कर लेते हैं हम अपने भारत चीन संबंधों को लेकर। जो हमारा टॉपिक है उसको कवर करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। भारत चीन संबंध यानी कि इंडो चाइना रिलेशन।
और इंडो चाइना रिलेशन अपने आप में इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि आप कई बार ऐसा देखते हैं जनसंचार के विभिन्न माध्यम, चाहे वो हमारे प्रिंट माध्यम हो, चाहे वो हमारे इलेक्ट्रॉनिक माध्यम हो, चाहे वो हमारे अखबार हो, या फिर वो चाहे हमारे इलेक्ट्रॉनिक जो मीडिया के चैनल्स हैं, उनके माध्यम से हम देर सवेरे या फिर कभी ना कभी इसके बारे में सुनते ही रहते हैं कि कोई ना कोई ऐसा मुद्दा उभर कर आता है जिसको लेकर भारत और चीन के संबंध कभी नॉर्मल हो जाते हैं तो कभी तनावपूर्ण हो जाते हैं। कभी ना कभी उसके साथ में हमारे संबंध किसी ना किसी कारण, चाहे वो सीमा पर उनकी गतिविधियां रही हों, चीनी गतिविधियां, या फिर हमारे भारतीय भूभाग पर कब्जे के उनके प्रयास रहे हों, ऐसे अनेक मुद्दे हैं जिनको लेकर भारत और चीन के बीच में माहौल तनावपूर्ण बन जाता है और कभी ना कभी तो ये छोटे मोटे संघर्ष का भी रूप धारण कर लेता है। तो इन्हीं सबको ध्यान में रखते हुए हम अपने इस टॉपिक को कवर करने की कोशिश करेंगे। टॉपिक हमारा है भारत और चीन के जो रिलेशन है, जो संबंध हैं, ठीक है। तो इसको हम 3 कैटेगरी में डिवाइड करके तब उसको इस पढ़ने की हम कोशिश करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ सबसे पहले लिखा हुआ है संबंधों की प्राचीनता। प्राचीन काल से हम भारत और चीन के संबंधों को समझने की कोशिश करेंगे। प्राचीन समय से भारत और चीन के संबंध कैसे रहे हैं और बाद के आने वाले समय में उन संबंधों को किस दिशा में मोड़ने की भी कोशिश हुई है। यहाँ इन पॉइंटों के माध्यम से संबंधों की प्राचीनता को हम समझेंगे। फर्स्ट पॉइंट आपके सामने लिखा है, प्राचीन काल से दोनों एक दूसरे के काफ़ी निकट रहे हैं और दोनों के संबंध काफ़ी अच्छे रहे हैं। ना केवल सहयोग के क्षेत्र में बल्कि आप देखेंगे कि भौगोलिक स्तर पर भी चीन और भारत दोनों एक दूसरे के पड़ोसी देश हैं। दोनों की बाउंड्री, दोनों की सीमा एक दूसरे के साथ में लगी हुई है, सटी हुई है और भारत के कई राज्य हैं जो चीन के साथ में अंतर्राष्ट्रीय सीमा को भी साझा कर रहे हैं। तो प्राचीन काल से दोनों देश न केवल सहयोग की दृष्टि से बल्कि भौगोलिक दृष्टि से एक दूसरे के काफ़ी निकट हैं। इसके अतिरिक्त दोनों को एशिया की प्रमुख महाशक्ति माना जाता है। भारत भी और चीन भी, दोनों ही देश एशिया के बड़े देश माने जाते हैं, चाहे क्षेत्रफल की दृष्टि हो चाहे जनसंख्या की दृष्टि से। दोनों देश एशिया के बड़े देश, बड़े राष्ट्र माने जाते हैं। इनको एशिया की महाशक्ति का दर्जा भी इनको दिया गया है। दोनों एशिया की प्रमुख महाशक्तियां हैं। प्राचीन समय में चीन का अपने आसपास के क्षेत्र, जैसे आप देखेंगे मंगोलिया, कोरिया और तिब्बत पर अपना प्रभाव था। चीन क्योंकि प्राचीन समय से ही एक शक्तिशाली, एक बड़ा देश रहा है और अपने आसपास के देशों के ऊपर, जो देश छोटे होते हैं और जब कोई एक बड़ा देश उनके निकट होता है तो स्वाभाविक तौर पर यह देखा जाता है कि जो बड़ा देश होता है उसका प्रभाव अपने आसपास के छोटे देशों पर अवश्य ही दिखाई पड़ता है। और इसी प्रकार का जो प्रभाव था वो प्राचीन काल से ही चीन अपने आसपास के पड़ोसी देशों पर भी डाल रहा था। उसका प्रभाव उन पर देखा जा सकता था। विशेषकर आप देखेंगे मंगोलिया, कोरिया और तिब्बत ये ऐसे क्षेत्र रहे जिनका अतीत में, जिनके ऊपर चीन का प्रभाव रहा है। हालांकि ये सभी क्षेत्र अपने आप में स्वतंत्र थे, लेकिन इसके बावजूद भी चीन के जो राजवंश थे वो इतने शक्तिशाली थे कि उनसे अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए या उनकी दुश्मनी से अपने आप को बचाने के लिए प्रतिवर्ष मंगोलिया, कोरिया और तिब्बत जैसे छोटे क्षेत्रों के जो लोग थे वो नजराना या भेंट या कोई गिफ्ट इन चीन के राजवंशों को प्रस्तुत किया करते थे ताकि अपने आप को ये लोग सुरक्षित महसूस रख सकें, क्योंकि स्वाभाविक रूप से इनके ऊपर इनका प्रभाव था। उसके बाद आप देख रहे हैं कि 19वीं शताब्दी के अंदर परिस्थितियों में परिवर्तन आया और जो पश्चिमी साम्राज्यवाद था वो बहुत तेजी से फल फूल रहा था। जो पश्चिमी देश थे, विशेषकर फ्रांस और ब्रिटेन और स्पेन जैसे जो देश थे, ये दुनिया के अन्य महाद्वीपों के देशों को
अपने साम्राज्य का एक भाग बना रहे थे, उनको उसका एक हिस्सा बना रहे थे। और इसी क्रम में जब 19वीं शताब्दी में पश्चिमी साम्राज्यवाद का बहुत तेजी के साथ में उदय हुआ, तो चीनी राजवंश धीरे धीरे कर आप देखेंगे कमज़ोर पड़ने लगा। और जब ये कमज़ोर पड़ा तो कौन सी महाशक्तियों ने, कौन से देशों ने चीन के भिन्न भिन्न क्षेत्रों पर अपने प्रभाव को स्थापित कर लिया और कायम कर लिया? जापान, इसके अतिरिक्त रूस, ब्रिटेन और फ्रांस, ये कुछ ऐसे देश थे जिन्होंने चीन के कुछ अलग अलग भूभागों पर अपना वर्चस्व और अपना प्रभाव कायम किया और स्थापित किया। धीरे धीरे करके चीनी राजवंश जो था बहुत वीक हो गया। लेकिन भारत के संबंधों के परिप्रेक्ष्य में यदि देखें तो चीन और भारत के संबंध प्राचीन काल से ही मधुर रहे हैं और दोनों के हित, कभी ऐसा कोई अवसर प्राचीन काल में नहीं आया कि जब यहाँ ऐसा देखने के लिए मिले कि दोनों के हित आपस में एक दूसरे के साथ में टकरा रहे हैं। तो ये भारत और चीन के संबंधों की प्राचीनता के विषय में हमने पढ़ा। इसके बाद में हम उन विषयों के ऊपर भी ध्यान देंगे, उन विषयों पर भी प्रकाश डालेंगे जिन मुद्दों को लेकर भारत और चीन के बीच में तनावपूर्ण माहौल रहता है। पहला, चीन ने 1962 में अरुणाचल प्रदेश और लद्दाख पर अपने दावे को लेकर आक्रमण कर दिया था। सबको पता है कि भारत और चीन के संबंध प्राचीन काल से अच्छे रहे थे और जब चीन स्वतंत्र हुआ था उस समय अमेरिका की पूंजीवादी सरकार ने चीन की साम्यवादी सरकार को अपनी मान्यता भी देने से इनकार कर दिया था। लेकिन भारत ने एक अच्छे पड़ोसी होने का दायित्व निभाते हुए चीन के साथ में अपने मधुर संबंधों को स्थापित करने का काम किया। 1954 में भारत और चीन के मध्य पंचशील समझौते पर भी हस्ताक्षर हुए, जिस पर भारत की ओर से पंडित नेहरू और चीन की ओर से वहां के नेता, वहां के प्रधानमंत्री चाउ एन लाई ने हस्ताक्षर किए थे, जिसमें शांतिपूर्ण सह अस्तित्व की बात थी, जिसमें एक दूसरे पर आक्रमण ना करने की बात थी, जिसमें एक दूसरे के आंतरिक मामलों में दखल ना देने का विषय था। ये सारी बातें पंचशील की प्रमुख बातें थीं और उसी समय एक नारा भी बहुत प्रचलित हुआ था, हिंदी चीनी भाई भाई। लेकिन इसके बावजूद भी भारत में कभी इस बात पर यकीन नहीं किया जा सकता था 1962 से पहले कि चीन हमारे साथ में इस तरीके का व्यवहार कर सकता है और हमें धोखे में रखकर हमारे ऊपर 1962 के अंदर अक्टूबर में हमारे भारतीय भूभाग पर वो युद्ध की स्थिति उत्पन्न कर सकता है। 1962 में चीन ने अपनी ओर से एक तरफा भारत के ऊपर आक्रमण कर दिया। अरुणाचल प्रदेश जो भारत का एक अभिन्न भाग है और दूसरी ओर लद्दाख का जो क्षेत्र है उस पर चीन अपना दावा लंबे समय से कर रहा था और इसी दावे को लेकर 1962 में चीन ने भारत के ऊपर एक तरफा आक्रमण कर दिया, जबकि भारत को इस हमले की कोई भनक भी नहीं थी। भारत इस पर विश्वास ही नहीं कर पा रहा था कि कैसे चीन, जिसके साथ में हमने अपने संबंधों को मधुरता के साथ में आगे बढ़ाया, आखिर वो कैसे 1962 में अचानक एक तरफा आक्रमण भारत की तरफ कर सकता है। बावजूद इसके कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने चीन के ऊपर विश्वास करते हुए सीमा पर सेना की तैनाती नहीं की थी, सीमा के ऊपर अर्धसैनिक बल यानी पैरामिलिट्री फोर्सेस तैनात किए गए थे, क्योंकि चीन के ऊपर पंडित नेहरू को अत्यधिक विश्वास था। हालांकि भारत के कुछ ऐसे अन्य नेता भी थे जो पंडित नेहरू को बार बार ये आगाह कर रहे थे, उनको ये चेता रहे थे कि चीन के ऊपर अत्यधिक विश्वास हमारे साथ कुटाराघात हो सकता है, विश्वासघात चीन कर सकता है। लेकिन पंडित नेहरू चीन के ऊपर अत्यधिक विश्वास कर रहे थे और उनके उस अत्यधिक विश्वास के कारण चीन ने दुस्साहस किया 1962 में और भारत के ऊपर सैन्य कार्यवाही करते हुए युद्ध को अंजाम दे दिया। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एक तो विवाद का क्षेत्र रहा 1962 में चीनी आक्रमण। उसके बाद में 1965 में 3 साल के बाद पाकिस्तान ने जब भारत के साथ में युद्ध लड़ा तो पाकिस्तान को इस युद्ध में
सैन्य सहायता चीन के द्वारा उपलब्ध कराई गई। एक तरफ वो हमारे ऊपर खुद हमला कर रहा है और दूसरी तरफ जब पाकिस्तान हमारे साथ में युद्ध में जा रहा है 1965 में, तो ऐसी अवस्था में भी पाकिस्तान को सैन्य सहायता चीन की ओर से उपलब्ध कराई गई, जो कि संबंधों को मधुरता की ओर ले जाने की बात तो इसमें कहीं से कहीं नजर नहीं आ रही है। ये भी तनाव को बढ़ावा देने का ही एक कार्य चीन की सरकार के द्वारा या चीन के पक्ष के द्वारा किया गया। इसके अलावा चीन ने पाकिस्तान के साथ में संधि की और जिस जम्मू एंड कश्मीर के भाग पर, जिसको पीओके कहते हैं, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर यानी पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर या आज़ाद कश्मीर, उनको वो लोग कहते हैं अपने आप उसको आज़ाद कश्मीर, हालांकि भारत उसको आज़ाद कश्मीर नहीं मानता, भारत उसको पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर कहता है, यानी जिस कश्मीर का वह भाग जिस पर पाकिस्तान ने अपना कब्जा किया हुआ है, अपना अधिकार उस पर बनाया हुआ है। तो चीन ने क्या किया, पाकिस्तान के साथ में संधि की और समझौता करने के बाद में उस कश्मीर के पीओके के कुछ भाग पर अपना कब्जा कर लिया और वहां पर अपने बंकर बना लिए, वहां पर अपनी सेना की तैनाती कर ली और वहां पर आवागमन के लिए अपने सैनिकों के आने जाने के लिए भी सड़क मार्ग का पूरा रास्ता तैयार चीन ने कर लिया है भारत को घेरने के लिए। भारत इसको अपने हितों के खिलाफ मानता है और अपनी सुरक्षा के भी खिलाफ मानता है। इसके अलावा चीन भारत के परमाणु परीक्षणों का विरोध करता है। चीन ने परमाणु परीक्षण 1964 में कर लिया। उसके बाद में एक संधि हुई एनपीटी, न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, जिसको परमाणु अप्रसार संधि के नाम से विश्व जानता है। 1968 में जब यह संधि हुई तो उससे पहले चीन अपना परमाणु परीक्षण कर चुका था, लेकिन उस समय भारत में प्रधानमंत्री थी श्रीमती इंदिरा गांधी और उन्होंने इस परमाणु अप्रसार संधि को भेदभावपूर्ण मानते हुए इस संधि पर हस्ताक्षर करने से बिल्कुल इनकार कर दिया था। लेकिन उसके बावजूद जब भारत ने 1974 में राजस्थान के पोखरण में अपना प्रथम परमाणु परीक्षण किया तो सबसे ज्यादा मिर्ची चीन को लग गई और चीन ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत के इस परमाणु परीक्षण का क्या किया, विरोध किया। और दूसरी ओर क्या कर रहा है, जब पाकिस्तान ने परमाणु परीक्षण किया तो उससे जो सामग्री थी वो उपलब्ध कराई, पाकिस्तान को परमाणु परीक्षण करने में सहयोग करता है और हमारे परमाणु परीक्षण का विरोध करता है। कई अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर संयुक्त राष्ट्र संघ के अंदर भी भारत के परमाणु परीक्षण को एक बहुत बड़ा मुद्दा बनाकर चीन के द्वारा, चीन के प्रशासन के द्वारा उठाया गया, लेकिन भारत की सरकार ने दृढ़ता से अपने पक्ष को रखा और कहा कि हम परमाणु परीक्षण किसी पर हमला करने के लिए नहीं कर रहे हैं, हम शक्ति के संतुलन के लिए और अपनी सुरक्षा की दृष्टि से उसको ध्यान में रखकर हम अपने परमाणु परीक्षण कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहे हैं। इसके अलावा बांग्लादेश के साथ में चीन की नज़दीकियां बढ़ती जा रही हैं। आपको पता है कि सबसे ज़्यादा बॉर्डर हम किसके साथ में साझा करते हैं, बांग्लादेश के साथ साझा करते हैं। लगभग 4000 किलोमीटर का एरिया है जो हम बांग्लादेश के साथ में सीमा के रूप में साझा कर रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। इसके अलावा म्यांमार के साथ में भी चीन की नज़दीकियां लगातार बढ़ रही हैं। तो भारत को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर और क्षेत्रीय स्तर पर घेरने के लिए लगातार चीन ये कोशिश करता रहता है कि हमारे जो पड़ोसी देश हैं वो भी उसके गुणगान करें, और इसी क्रम में वो बांग्लादेश और म्यांमार जैसे देशों के साथ में अपने संबंधों को भी मजबूत कर रहा है। और इसलिए कर रहा है ताकि आवश्यकता पड़ने पर वो इन देशों को भारत के विरुद्ध भड़का सके और भारत को एकला छोड़ सके। इसके लिए उसने पड़ोसी देशों पर भी डोरे डालने शुरू कर दिए हैं। भारत के सैन्य हितों के खिलाफ वो बांग्लादेश और म्यांमार के साथ लगातार अपने संबंधों को आगे बढ़ा रहा है। तो आप देख रहे हैं कि विवाद के भी अनेकों ऐसे क्षेत्र हैं, ऐसे विषय हैं जिसको लेकर दोनों देशों के मध्य कभी ना कभी संबंध तनावपूर्ण रहे हैं। दोनों के संबंधों में कड़वाहट और कटुता रही है। लेकिन इन सबको अगर छोड़ भी दिया जाए, इन सब के इतर संबंधों को एक अच्छे स्तर पर भी दोनों के देशों की तरफ से ही प्रयास हुए हैं समय समय पर। विवाद के अलावा भी संबंधों का एक नया दौर है भारत चीन के संबंधों को समझने के लिए। यहाँ आप देखेंगे 1962 में जब चीन ने हमारे ऊपर हमला कर दिया तो हमने उसके साथ संबंध बिल्कुल तोड़ दिए। हर प्रकार के संबंध, चाहे व्यापारिक संबंध हो, चाहे कूटनीतिक संबंध हो, चाहे अन्य क्षेत्रों में
जो भी संबंध थे, सारे प्रकार के संबंध हमने उससे तोड़ दिए। लंबे समय तक हमारी आगे आने वाली जो सरकारें थी पंडित नेहरू के बाद, चाहे शास्त्री जी की सरकार हो, चाहे इंदिरा गांधी की सरकार हो, उन्होंने भी अपने पूर्ववर्ती प्रधानमंत्रियों को अनुसरण उनका करते हुए चीन के साथ में अपने संबंधों को कायम करने का अपने स्तर पर कोई प्रयास नहीं किया। लेकिन चूंकि पड़ोसी देश हैं, कभी ना कभी तो संबंध आपस में जुड़ेंगे ही। इसीलिए आप देखेंगे कि 1962 के बाद में न केवल कूटनीतिक संबंध टूट गए थे, बल्कि जो नाथुला दर्रा है उसे भी बंद कर दिया गया था। दोनों देशों के बीच में नाथुला दर्रे के माध्यम से व्यापारिक गतिविधियां होती थी, उसको भी बंद कर दिया गया था। लेकिन जब जनता पार्टी की सरकार 1976 में बनी और मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बने, तो उनकी सरकार में विदेश मंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी, और अटल बिहारी वाजपेयी जी के प्रयासों से दोनों के संबंधों को एक बार फिर से एक नई डोर के साथ में बांधने की कोशिशें हुई। इसके बाद में 1988 में जब राजीव गांधी भारत के प्रधानमंत्री हुआ करते थे, तो उन्होंने चीन की यात्रा की। चीन को उन्होंने विजिट किया और चीन के भी उच्च अधिकारी और चीन के प्रधानमंत्री के द्वारा भी भारत का दौरा किया गया। इससे दोनों के संबंधों में एक ताजगी आई। इसके अतिरिक्त विज्ञान प्रौद्योगिकी यानी साइंस एंड टेक्नोलॉजी, सांस्कृतिक आदान प्रदान, इसके अलावा व्यापार के क्षेत्र में भी दोनों देशों के मध्य सहयोग में वृद्धि हुई है। और भारत और चीन के बीच में हमारे पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने भी चीन की यात्रा की थी, और समझौता भी भारत और चीन के मध्य हुआ है। सीमा पर सांस्कृतिक आदान प्रदान और व्यापार में वृद्धि करने के लिए 4 पोस्ट खोले जा चुके हैं बल्कि भारत और चीन सीमा पर। इसके अलावा आप देखेंगे 1999 के बाद में जो समय आया, जब भारत ने 1991 के बाद में जब लिबरलाइजेशन को अपना लिया यानी उदारीकरण को अपना लिया, तो चीन और भारत के व्यापारिक संबंधों को जैसे पंख लग गए। 1999 के बाद में दोनों देशों के बीच में आप देखोगे द्विपक्षीय व्यापारिक समझौते के अंदर 30% की वृद्धि दर्ज की गई है। इसके अलावा दोनों ही देश WTO के मेंबर हैं, भारत भी और चीन भी। दोनों विश्व व्यापार संगठन जैसा अंतर्राष्ट्रीय जो एक संस्था है, जो ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें दोनों शामिल है, दोनों उसके मेंबर हैं, और दोनों की ही आर्थिक नीतियां भी लगभग समान ही हैं। तो हमने 3 पॉइंट्स के माध्यम से भारत और चीन के संबंधों को समझा है। पहले हमने संबंधों की प्राचीनता को जाना, विवाद के क्षेत्रों पर डिस्कशन किया, देन उसके बाद में हमने पढ़ा कि किस तरीके से संबंधों में सुधार के भी दोनों ओर से प्रयास हुए हैं। तो मैं आशा करता हूं कि आपको ये हमारा जो टॉपिक है इंडो चाइना रिलेशन वाला, ये अच्छे तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। एक बार फिर आप जो है इस वीडियो को देखेंगे, 1-2 बार देखने पर चीज़ें और अच्छी से क्लियर हो जाती हैं। ठीक है, तो हम आगे नए टॉपिक के साथ में आपके साथ जुड़ेंगे। हमारा जो चैनल है PSC for CBSE, इसको अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो आप सब्सक्राइब कर लें। CBSE के जो आपके पेपर होंगे उसके लिए यहाँ पर जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक आपको कराए जा रहे हैं, उनको उससे आपके पेपर में बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे। अपने दोस्तों के साथ में भी वीडियो को शेयर कर दें, वीडियो को लाइक करें। आपकी कोई समस्या हो तो उसको आप कमेंट कर दें। मिलते हैं नए टॉपिक के साथ में, हमारे साथ जुड़े रहें। PSC for CBSE। थैंक यू।